नमस्कार। अयोध्या में भगवान राम के चढ़ावे में चोरी, भगवान के घर में सेंध लगा दी लोगों ने। ये मुद्दा आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में तो उतना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। और मुझे लगा कि हालांकि जब किसी विषय पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो जाती है तो फिर उसमें कोई बहुत ज़्यादा अपना इनपुट देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लोग उसमें इतने तरह का उनको इनपुट मिल चुका होता है, इतने तरह का ज्ञान मिल चुका होता है कि वो समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि लोगों को उसके भ्रम दूर किए जाए और जो उसका टेक्निकल पहलू है, जो उसका लीगल पहलू है, उस पर बात की जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है। तो अब ये सबको तो पता ही है, सब मालूम ही है सबको कि जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो जो चढ़ावा आता रहा वहाँ पे, और कई वर्षों से ये चल रहा था। एक ट्रस्ट बना हुआ है, राम मंदिर का निर्माण लगभग 2020 के उत्तरार्ध में शुरू हुआ, और एक इसका एक ट्रस्ट बना जिसमें रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग और कुछ एक बड़ा सोच समझ के वो ट्रस्ट को बनाया गया। उसमें सरकारी अफसर भी हैं और बहुत भारी मात्रा में इसमें पूरे देश भर से और यहाँ तक कि विदेशों से भी चंदा प्राप्त हुआ, धन एकत्र हुआ और बहुत भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। आस्था में लोगों की सैलाब है, राम भक्तों की एक तरह से कहिए कि मुराद पूरी हुई उनकी, और उसको लेके सब भाव विह्वल हैं। और रोज वहां पे कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग भी रोज आए हैं, और भारी मात्रा में चंदा और चढ़ावा भी मिलता रहा इस दौरान भी। जो हुंडी में पैसा आता है उसमें सेल लग गई। उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों से एक पॉइंट पे बात करूंगा। एक तो ये दिखाता है कि किस प्रकार का हमारा जो सामाजिक चरित्र है वो कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, कि अगर हम पे कोई नियंत्रण ना हो तो भगवान के घर में भी चोरी करने से गुरेज नहीं है, ये स्थिति है। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि जिस प्रकार से ट्रस्ट को सर्वोपरि बना दिया गया, ऑल इन ऑल बना दिया गया, सारे कुछ फैसले ट्रस्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई मेरे विचार से मुझे लगता कोई नियंत्रण है ना ही वहां पर कोई इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था है जहां तक जानकारी है, चूंकि कोई भी चीज पब्लिक में आती नहीं है और उसको बड़ा क्लोज डोर सिस्टम की तरह ऑपरेट किया गया है सब चीजों को। तो अनकंट्रोल्ड पावर्स, लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक्स, और नंबर 3, जैसा कि हर जगह होता है, नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद। जिस तरह की बातें आ रही है, जिस तरह से वहाँ सब लोगों को काम पे लगाया गया है, चाहे वो लाइन बनवाने वाले से लेके गेट पे ड्यूटी और अंदर फिर दरबार में, और फिर जो दान आता है, चढ़ावा आता है, जो हुंडी निकालने से खोलने से लेके उसको गिनना, बैंक तक पहुंचाना, उस सब में एक किसी पदाधिकारी विशेष के द्वारा वो सारी नियुक्तियां की गई। तो जिस तरह से वहाँ सिस्टम को चलाया गया, बिल्कुल जैसे कोई व्यक्तिगत संपत्ति होती है, तो सामाजिक चीज या धार्मिक एक संस्थान ना बना के उसको व्यक्तिगत संस्थान बना दिया गया, और उसके ऊपर फिर कोई नियंत्रण नहीं रहा। और सबसे ऊपर उन सब के ऊपर एक लालच, उस सब का ये परिणाम है कि यहाँ तक की स्थिति आ गई। और अब तो जो जिस तरह का दावा किया जा रहा है, मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, भगवान करे कि उतना सही ना हो जितना दावा किया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हुई है। 1250 सोने चांदी हीरे जवाहरात की जो ईंटें थी, शिलाएं आई थी पूजित होके, जब निर्माण कार्य चल रहा था उस समय जो पूरे देश में किसको लेके एक उत्साह की स्थिति बनी हुई थी, उसमें तमाम लोगों ने बहुत भारी भरकम धनराशि के साथ साथ पूजित शिलाएं भी भेजी थी, जो कि बहुत ही कीमती बहुमूल्य थी। उनके बारे में बताया जा रहा है, इस तरह की चीजें चल रही है कि वो भी शायद गायब है। अब सब बातें पता चलेंगी। एसआईटी का एक इसमें गठन कर दिया गया। अब 2 सवाल है, एक तो एसआईटी कितनी प्रभावी होती है, जो ये 2 सवाल मुख्य है जिन पे मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ आपसे। एसआईटी कितनी प्रभावी होती है? तो एसआईटी का जो ये चलन है ये 5-7 साल पुराना है। इससे पहले बहुत रेयर केसेस में एसआईटी हुआ करती थी। अब तो चूंकि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स एसआईटी का आदेश देने लगे। कोई भी बड़ी घटना हुई, कोई पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करने वाली घटना हुई, या कोई ऐसी घटना हुई जिसमें के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उसमें एसआईटी के गठन का आदेश देने लगे। तो या कभी कभी जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर हो जाता था। जुडिशियल इंक्वायरी ना ऑर्डर होने पाए और एसआईटी अपने मन से गठित कर सके, इसके लिए अब सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया है कि इससे पहले कि कोई मामला हाई कोर्ट पहुंचे या कोई पीआईएल हो और उसमें फिर आदेश हो और सब तमाशे हो तमाम, उससे पहले कि जैसे ही कुछ पता चलता है जो कि बड़ा पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू होता है, तो उसको तुरंत सबसे पहले लिया और उठा के एक एसआईटी बना दी। विगत में जितनी एसआईटी बनी है, अगर उनकी सभी की रिपोर्टों का अध्ययन किया जाए तो एक तरह से कहिए कि प्रशासनिक परंपरा ये रही है कि वो सारी की सारी लेटर एंड स्पिरिट में उनकी रिकमेंडेशंस पे कार्रवाई नहीं होती है, नहीं हुई है। अभी हाल ही का उदाहरण अगर आप देखें तो जो नोएडा में सेक्टर 150 में एक युवक की गड्ढे में डूबकर मृत्यु हुई थी, युवराज, उसमें एसआईटी बनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी आधी भी रिकमेंडेशन मानी गई होंगी।
और यही शायद करीब करीब सारी एसआईटीज के साथ होता है। यहाँ तक कि जुडिशियल कमीशंस की भी सारी इंक्वायरी रिपोर्ट्स या रिकमेंडेशंस को लागू नहीं किया जाता रहा है। ऐसा बहुत पहले से है, ये एक अलग मुद्दा है। तो कितनी प्रभावी वो है, उम्मीद करते हैं कि ये चूंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ना केवल एक धर्म से, बहुसंख्यक धर्म से जुड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की भावनाएं इस समय बहुत आहत हैं, अपितु इसके राजनीतिक मायने भी हैं, पॉलिटिकल मायने भी हैं। बहुत जल्दी यूपी में चुनाव भी होने वाला है 2027 में, हो सकता है 2026 के आखिर तक ही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल और सरकार कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में एसआईटी बहुत सोच समझ के बनाई गई होगी और जो भी उसके रिकमेंडेशंस होंगी उनको यथासंभव अधिकांशतः उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा हम मानते हैं। तो ये तो होगी उसकी प्रभावशीलता की बात कि एसआईटी कितनी प्रभावी होगी। नंबर 2 बात यह है कि जो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। बात सही है, छोटे छोटे मामले में तुरंत एफआईआर हो जाती है, छोटे छोटे, हालांकि एफआईआर कराना, मैंने कई वीडियो बनाई है इस बारे में, पुलिस के यहाँ बहुत मुश्किल काम है। किसी भी पुलिस ने एफआईआर कराना एक टेढ़ी खीर होती है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो इस तरह के बड़े मामले होते हैं उसमें एफआईआर हो जाती है, ऐसा भी नहीं एफआईआर होती भी, फिर इसमें क्यों नहीं हो रही, क्यों इतनी देरी की जा रही है? वो इसलिए संभवतः, जो मेरा अपना आकलन है, जो मेरा अनुभव है, वो इसलिए है कि चूंकि ये मुद्दा एक अलग प्रकार का जटिल मुद्दा है और जिसकी बहुत संवेदनशीलता है और जिसकी धर्म से रिलेटेड संवेदनशीलता है, लोगों की आस्था की चोरी का मामला है, लोगों की आस्था आहत है। तो इसमें ऐसे ही कोई रेंडमली किसी के नाम एफआईआर कर देना, नामजद या अननोन एफआईआर करके फिर उसमें वर्कआउट करना, यानी कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कर दीजिए और फिर उसमें वर्कआउट करिए, तो उसका फिर क्या होता है कि उसके और छोर नहीं रहता है ऐसी एफआईआर का, वो कहीं से कहीं तक भी चली जाती है। दूसरी बात है कि जो एफआईआर रूटीन में होती है, नॉर्मल होती है, बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के, तो उसकी सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? या तो उसमें इंस्पेक्टर करेगा या तो एसएचओ कर लेगा, बहुत ज्यादा होगा डिप्टी एसपी कर लेगा। तो वो इस लेवल का मामला है कि इसने उसको पर्याप्त वरिष्ठ स्तर पर हैंडल होना चाहिए। इसलिए पहले उचित समझा गया कि पहले एक एसआईटी से फैक्ट फाइंडिंग करा ली जाए, एक रिपोर्ट ले ली जाए, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जल्दी ले ली जाए, जो प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर भी उस रिपोर्ट को ही एफआईआर माना जा सकता है। उससे क्या होगा कि फैक्ट्स का थोड़ा सा एक असेसमेंट हो जाएगा, एक वो तथ्य जो है उनको एक भाषा की परिधि में, उनको एक तार्किक परिधि में बांध दिया जाएगा। उसके पास जिसके नाम उसमें आते हैं उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट होने में आसानी होगी। और जब एक वरिष्ठ स्तर पर गठित एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अगर एफआईआर होती है तो उसकी ज्यादा प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी वैधता होती है, ये भी एक तथ्य है। तो यहाँ तक ये हो सकता है कि जो इसमें जिस तरह के नाम आ रहे हैं कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, कुछ बड़े स्तर के लोग हैं, उनका भी कुछ या तो किसी प्रकार की बात हो सकती है, कोई मिलीभगत या सहभागिता या लापरवाही भी हो सकती है, ओवरसाइट हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम की इतनी ज्यादा व्यस्तताएं होती हैं, चूंकि हो ये रहा है कि मतलब अति विश्वास का भी परिणाम है ये। एक अति विश्वास, किसी 3, 4, 5 लोगों पर अति विश्वास किया और सारा काम बस वही कर रहे हैं। अब उन पर कोई काउंटर चेक नहीं है, जैसा मैंने बताया, कोई इंटरनल ऑडिट या कोई नियंत्रण कुछ है नहीं, क्योंकि मंदिर बेसिकली ट्रस्ट का मंदिर है, सरकारी मंदिर तो है नहीं। ये तो भी सरकारी अधिकारी इसके ट्रस्ट में नामित हैं, पदेन। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक जिस तरह का देखा जाता है और जो चर्चा में रहता है, उसमें कुछ नॉन गवर्नमेंट पर्सनैलिटीज का ही ज्यादा दखल है। तो अब उनको ये हो सकता है, ज्यादा हुआ तो उनको सोचना पड़ेगा कि उनके खिलाफ एफआईआर करानी है। यदि उनका कोई रोल आता है या कितना रोल आता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा एफआईआर कराने लायक है कि नहीं है, या उनसे सिंपली स्टेप डाउन, यानी कि हट जाने के लिए, इस्तीफा दे देने के लिए कह दिया जाए, ये भी संभव हो सकता है। तो गवर्नमेंट को कुशन मिल जाता है पूरा एक विस्तृत रूप से सोचने का कि जो एसआईटी की जांच हुई है, जो आख्या आई है, उसके किस बिंदु पे क्या कार्रवाई होनी है, उसको सोच विचार करने के बाद ये कार्रवाई होती है। इसलिए इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर होगी, एफआईआर तो होनी ही है। चोरी अगर सिद्ध होगी प्रथम दृष्टया, जो कि होनी चाहिए, चोरी सिद्ध होगी, हेराफेरी सिद्ध होगी, कई और सारी लापरवाहियां सिद्ध होंगी, तो प्रथम दृष्टया उन सब के आधार पर एफआईआर होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय और संदेह नहीं होना चाहिए। थोड़ा 2-4 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का इसलिए विलंब हो रहा है कि इसमें तथ्यात्मक एफआईआर हो, तथ्यों पर आधारित, जिसको कि बाद में सिद्ध करने में और कार्रवाई करने में आसानी हो। मुझे उम्मीद है कि सख्ती जिस प्रकार से सरकार ऐसे मामलों में करती रही है और जिस प्रकार से संवेदनशील मामला है और एक संदेश देने का अवसर है सरकार के पास, तो वैसी ही कार्रवाई जिसके लिए सरकार जानी जाती है वो होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको मेरा प्रयास ये रहा है कि जो बाकी सब चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उससे अलग हटके थोड़ा सा 2-3 बिंदु पर मैं आपसे बात करूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।